नमस्कार, मैं रामचंद्र बिजारनिया, लेक्चरर हिस्ट्री, द एक्यूबेटर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक, पाषाण काल या पुराण ऐतिहासिक काल। इसके बारे में जानेंगे कि इसको किस किस भागों में बांटा गया है, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी और भारत के कौन से स्थलों पर इनके प्रमुख तथ्यों की खोज की गई, साक्ष्यों की खोज की गई। तो हम विधिवत शुरुआत करते हैं। इतिहास, जैसा कि आपको पता है, इतिहास का सामान्य अर्थ लगाया जाता है कि जो बीत चुका है, लेकिन इतिहास को सही मायनों पे पढ़ा जाए तो इतिहास का अर्थ होता है ऐसा निश्चित हुआ है, ऐसा निश्चित हुआ है। ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से घटी हैं उसको ही इतिहास में शामिल किया जाता है। और खास तौर से तीन तथ्यों का और ध्यान में रखा जाता है। कोई भी घटना, स्थल, स्थान को इतिहास में शामिल करने से पहले तीन घटनाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनमें है पहली आंकड़े। किसी भी स्थल, स्थान या वस्तु से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो उसके पहले आंकड़े जुटाए जाते हैं। फिर उसकी सत्यता को परखा जाता है कि एक मापदंडों पर कितनी खरी उतरती है। और तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, उसमें ये देखा जाता है कि मानव जीवन से ये कितनी संबंधित है। मानव जीवन से उसकी संबंधता को देखा जाता है और उसके बाद ही इतिहास में उस विषय को शामिल किया जाता है। तो आज हम जो विषय लेकर के चलेंगे वो है प्राग ऐतिहासिक काल। उस प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखा जाए तो इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। इसको प्राग ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो भी दैनिक जीवन में काम में आने वाले औजार वगैरह थे वो पत्थरों से बने हुए थे। इस कारण से इसको पाषाण युग भी कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई लिपि नहीं थी, मनुष्य का कोई स्थायी जीवन नहीं था, घुमक्कड़ जीवन जिया करता था। फिर बात आती है आदि ऐतिहासिक काल की। ऐसा काल जिसमें मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। उसकी अपनी एक लिपि थी, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे अपन बात करें तो हड़प्पाकालीन सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यताएं, उसमें लिपि तो मिलती है लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। फिर बात आती है इतिहास। तीसरा जो बिंदु है वो इतिहास। इतिहास में लिपि भी थी और उसको पढ़ने में भी इतिहासकारों ने सफलता हासिल की है। और इसकी शुरुआत देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल या महाजनपद काल से विधिवत रूप से होती है। प्राग ऐतिहासिक काल है, उसको भी तीन भागों में बांटा जाता है। उसमें पहला भाग है पूरा पाषाण काल, जिसका कालक्रम 25,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व के आसपास मापा जाता है। फिर बात आती है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो कालक्रम है वो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व। कहीं कहीं कई इतिहासकारों द्वारा इसका कालक्रम 8,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक भी माना जाता है। और तीसरा जो इसका विभाजन है वो है नव पाषाण काल। इसका कालक्रम सामान्यतः 4,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। और कई इतिहासकार इसके कालक्रम को 9,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक भी मानते हैं। क्योंकि किसी भी कालखंड का, किसी भी संस्कृति का एकदम से न तो उदय होता है और न ही उसका एकदम से ह्रास हो जाता है। उसका धीरे धीरे ही उदय होता है तो धीरे धीरे ही ह्रास होता है। इसलिए इसका कालक्रम सामान्यतः अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग दिया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल को उद्घाटित करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर प्राइमरीज को जाता है, जिन्होंने 1842 के काल में लिंगसुकूर, रामचूर, कर्नाटक में सर्वप्रथम पाषाणिक औजारों की खोज की थी। पाषाणिक कालीन बस्तियों की खोज और व्यवस्थित अन्वेषण की शुरुआत देखी जाए तो रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा 1863 में पलवरम, चेन्नई से की गई। और यहाँ बहुत सारी हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से बहुत सारी हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष्य मिले। यहाँ
अत्यधिक हैंड एक्स संस्कृतियों के साक्ष्य मिलने के कारण से इस हैंड एक्स संस्कृति को मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर आगे बात करें 1935 में डी टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक की पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग में पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त किए, लेकिन फिर भी इस पाषाणकालीन इतिहास की विश्व पटल पर ज्यादा पहचान नहीं बन पाई। विश्व पटल पर भारतीय पाषाणकालीन इतिहास को पहचान दिलाने का श्रेय जाता है स्टुअर्ट पिगट महोदय को, जिन्होंने 1950 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका ऑफ इंडिया में भारतीय पाषाणकालीन कालखंड के बारे में विस्तार से बताया और उसके बाद विश्व के अनेक इतिहासकारों का, साहित्यकारों का भारत की ओर ध्यान आकर्षण हुआ और खोजों का जो अन्वेषण कार्य था वो तेजी से आगे बढ़ा। अगर अपन पूरा पाषाण काल की बात करें, सामान्यतः 25,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड है उसको पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल में मनुष्य का कोई अस्थायी आवास नहीं था, मनुष्य कोई पशुपालन के बारे में नहीं जानता था, मनुष्य खेती के बारे में नहीं जानता था। हालांकि आग के बारे में उन्होंने जान लिया था, लेकिन आग के उपयोग के बारे में वो नहीं जानता था। प्रमुख स्थल और वहां से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के साक्ष्य सोहन संस्कृति जो वर्तमान पाकिस्तान पंजाब में वहां से प्राप्त हुए। पेबुल ऐसे पत्थरों को कहा जाता है जो नदियों के पानी के साथ बह करके एकदम गोल हो जाते हैं, उसके किनारे नहीं होते हैं, गोल होते हैं, उसको पेबुल कहा जाता है। उसी से बने जिसका एक फलक, एक सिरा फलक के रूप में तराश दिया जाता है उसको चापर कहा जाता है, दो सिरे फलक के रूप में तराश दिए जाते हैं उसको चापिंग कहा जाता है। तो ऐसे औजार मिलने के कारण इसकी संस्कृति को चापर चापिंग पेबुल संस्कृति कहा जाता है। ये आपकी प्राप्त हुई है सोहन संस्कृति पाकिस्तान से। हैंड एक्स संस्कृति जो चेन्नई के समीप बदम दुर्रे व अतिरंपकम से प्राप्त हुई है और यहाँ से अत्यधिक हैंड एक्स के औजार मिलने के कारण, एक कुल्हाड़ी के जो पत्थर से बनी हुई थी उसके औजार मिलने के कारण दक्षिणी भारत की इस संस्कृति को मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। नर्मदा घाटी के हथनोरा से मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिले जिनकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी और जो कि पूरा पाषाणिक काल के हैं। इसी प्रकार भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में, वहां से गुफा चित्रकारी और मानव शैल आश्रय के प्राचीनतम साक्ष्य, मानव जो गुफाओं में रहा करता था, गुफाओं में आश्रय लिया करता था, उसके प्राचीनतम साक्ष्य। हालांकि मानव का अस्थायी निवास नहीं था, मानव ने अस्थायी रूप से निवास करना नवपाषाण काल में शुरू किया था, लेकिन अस्थायी जो निवास था जिसको शैलाश्रय के नाम से जाना गया, उसके प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से मिले। इसी प्रकार नेवासा जो महाराष्ट्र में है, उच्च कोटि के औजार व मानव निवास के वही शैलाश्रय के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में पाषाणिक उद्योग, पत्थर के उद्योग के साक्ष्य मिले हैं और ये पत्थर के उद्योग के साक्ष्य खास तौर से जो लूणी नदी है जो पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है और पाली जालौर होते हुए 6 जिलों में बहती है, उसके किनारों के पास मिलने के कारण से इसको वी.एन. मिश्र महोदय द्वारा लूणी उद्योग की भी संज्ञा दी गई थी। अगर अपन आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड है इसका। इस कालखंड से जो प्राप्त पाषाणिक उद्योग है वो पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं उसकी अपेक्षा सूक्ष्म प्रकार के थे, ज्यादा तराशे हुए औजार थे। सर्वप्रथम इसकी जानकारी का श्रेय 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल के द्वारा
विंध्य क्षेत्र से प्राप्त लघु पाषाणिक उपकरणों से इसकी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार बागोर, भीलवाड़ा, जिसका उत्खनन वीएन मिश्र द्वारा किया गया, वहां से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, कब्रों के साक्ष्य मिलते हैं और झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। कहने का मतलब मध्य पाषाण काल आते आते मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। इसके प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो बागोर, भीलवाड़ा से मिले हैं। इसके साथ कुछ कब्रों के साक्ष्य मिले हैं और इस कब्रों की प्रमुख जो विशेषताएं थी, जो मनुष्य को दफनाया जाता था वो पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। मनुष्य का सिर जो होता था वो पश्चिम की ओर होता था, पैर पूर्व की ओर होता था। वर्तमान में आपने देखा होगा जो भारतीय दाह संस्कार की पद्धति है उसमें दक्षिण में मनुष्य का मर्त जो आत्मा होती है उसका सर किया जाता है, उत्तर में उसके पैर किए जाते हैं। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या होता था, पूर्व से पश्चिम की ओर होता था। पूर्व की ओर पैर होते थे और पश्चिम की ओर सर रखा जाता था। इसी प्रकार लंगनार्ज जो गुजरात में है एक स्थान, वहां का उत्खनन करने के बाद मानव के 14 कंकाल मिले हैं। यानी कब्र का एक स्थान उत्खनन किया गया, वहां 14 कंकाल मिले हैं। इसी प्रकार आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, वहां से शैलाश्रय, पशुओं की अस्थियों के और पस्तर उद्योग यानी पाषाणिक उद्योग के भी साक्ष्य मिले। सराय, नहर, राय व महदड़ा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जो है, वहां से स्तंभ ग्रत के साक्ष्य मिले। स्तंभ ग्रत का मतलब ऐसे कोलम जिनके ऊपर कच्ची छत डाली जाती थी, जो फर्श के अंदर गाड़े जाते थे, उसके गड्ढे मिले और उन कोलमों के ऊपर छत डाली जाती थी। इसी प्रकार मृतक संस्कार विधि के भी साक्ष्य मिले हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाई जाती थी। इसके जो प्रमुख कुछ स्थल दिए गए हैं, जैसे कि डीडवाना, ये आपके नागौर में है, इसको वर्तमान में कुचामन डीडवाना एक नया जिला बना दिया गया है। यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। फिर भीमबेटका, जिसकी अपन ने चर्चा की, यहाँ तीनों काल के, पुरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार बागोर जो भीलवाड़ा में है, यहाँ से भी तीनों काल के साक्ष्य अपन को देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ जिसमें अपन बात करेंगे नव पाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, जो 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास, 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास के साक्ष्य मिले हैं, जो अब नव पाषाण काल में बात करेंगे। नव पाषाण काल, जिसका कालक्रम में कई इतिहासकारों द्वारा 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसके प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास के मिले हैं। नवपाषाण काल या न्यूलियोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबार्क द्वारा 1965 में किया गया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, उसमें शब्द का प्रयोग किया और इस काल को ताम्र काल भी कहा जाता है। बड़ी विशेषता है इस काल की, इस काल को ताम्र युग भी कहा जाता है। ताम्र युग कहने का मतलब था कि मनुष्य ने यहाँ अपने जो दैनिक जीवन में काम आने वाले औजार थे, जिसका वो प्रारंभ में पत्थरों से औजार बना करके काम लिया करता था, उसके साथ साथ उसने तांबे के बने औजार भी काम में लेना शुरू कर दिया था। मनुष्य को जो ज्ञात प्राचीनतम या सबसे पुरानी कोई धातु है तो वो है तांबा, और इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ आते आते कर दिया था? नवपाषाण काल में आते आते कर दिया था। इस नवपाषाण काल के जो प्रथम स्थल की खोज भारत के परिप्रेक्ष्य में की गई है वो है लेन मेसुरियन 1860 में, जो टोस नदी गाठी यूपी बेलन नदी गाठी की शाहिक नदी है उसके किनारे की गई है। मेहरानगढ़ जो पाकिस्तान में है, यहाँ 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास के प्राचीनतम
बस्ती के साक्ष्य मिले। और यहाँ की खास बात ये थी कि मनुष्य ने नवपाषाण काल में आते आते खेती करना शुरू कर दिया था। और खेती में जो प्रमुख फसलों के साक्ष्य मिले हैं वो हैं गेहूं और कपास। गेहूं और कपास के साथ ब्रूच होम जो जम्मू कश्मीर में है, खोज 1935 में डी टेरा व पीटरसन के द्वारा की गई। और यहाँ की जो प्रमुख खोज है, उस खोज में मालिक कब्रगाह में मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि प्राचीन जो भारतीय मानव था वो पशुओं से कितना प्रेम करता था, पशुओं से कितना लगाव रखता था। ब्रूच होम का सामान्य अर्थ देखा जाए तो जन्म स्थान अर्थ होता है, जन्म स्थान। जम्मू कश्मीर से ही गफर कराल नाम की एक जगह है जिसका सामान्य अर्थ होता है कुमार की गुफा। 1981 में ए.के. शर्मा द्वारा यहाँ से अनाज पीसने व वस्त्र सिलने के साक्ष्य प्राप्त किए। अनाज पीसना, वस्त्र सिलना, इन सब दैनिक क्रियाओं से ये पता चलता है कि नवपाषाण काल आते आते मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। मनुष्य ने स्थायी निवास बना लिए थे और अपनी जो दैनिक क्रियाएं थी उन दैनिक क्रियाओं में दैनिक आवश्यकताओं की जो चीजें थी उसके लिए वो एक ही स्थान पर रह करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा करता था। कोल्डी हवा जो बेलन घाटी इलाहाबाद के आसपास है, यहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले। और ये केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं है, दुनिया में सबसे पहले चावल के साक्ष्य अगर कहीं मिले हैं तो वो कोल्डी हवा बेलन घाटी इलाहाबाद यूपी से मिले। और ये साक्ष्य लगभग 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास के साक्ष्य हैं। नवपाषाणिक प्रमुख स्थलों की अगर बात करें अपन तो मेहरगढ़, यहाँ से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त हुआ? स्थायी आवास और खेती। खेती की शुरुआत कब से करी मनुष्य ने? नवपाषाण काल से। पशुपालन की शुरुआत कब से करी? मध्य पाषाण काल से। इसी प्रकार अपन बात करें कोल्डी हवा, जहां अपन देख चुके हैं प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। इसी प्रकार अपन बात करें मद्रास संस्कृति जो दक्षिणी भारतीय संस्कृति है, यहाँ से भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। गंगा यमुना के प्रदेश को जब अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, हड़प्पाकालीन संस्कृतियां पढ़ेंगे, महाजनपद काल के पढ़ेंगे, तो जो सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन आएगा, वहां देखेंगे कि ये जो प्रदेश था ये बड़ा ही उपजाऊ था और उपजाऊपन के कारण से यहाँ प्राचीन समय में भी अत्यधिक खेती की जाती थी और अत्यधिक खेती की वजह से ये काफी प्रसिद्ध प्रदेश था। अब बात करते हैं कुछ पाषाणिक संस्कृतियों के बाद। पाषाणिक संस्कृतियों के बाद जब मनुष्य को पत्थर के अलावा तांबे का ज्ञान हो गया, नवपाषाण काल आते आते तांबे का ज्ञान हो गया, मध्य पाषाण में कुछ हद तक तांबे का ज्ञान हो गया, तो इसके समकालीन कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का भी उद्भव हुआ। और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मतलब जो औजार काम में लिए जाते थे वो पत्थरों के दो औजार काम में लिए जाते थे, उसके साथ साथ कुछ तांबे से बने हुए औजार भी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में काम में लेने लग गया था। नवपाषाण में अंतिम समय में जो पाषाण औजारों के साथ धातुओं के प्रयोग के जो साक्ष्य मिलते हैं, उस साक्ष्य में तांबे के सर्वोत्तम साक्ष्य मिलते हैं। कांस्य के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा सभ्यता के आते समय मिलते हैं, इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा प्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा है ही। तांबे के प्रयोग व इसके लाभों के बारे में दुनिया को बताने वाले प्रसिद्ध पुरातत्वविद B.G. चाइल्ड, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाट्स हैपन इन हिस्ट्री में इसका विस्तार से वर्णन किया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग
किस प्रकार से करना शुरू किया, वो शुरू में किस प्रकार से तांबे को काम में लिया करता था, उसके क्या क्या लाभ हुए, किस प्रकार मनुष्य का जीवन बड़ी बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था, तांबे का ज्ञान हो जाने की वजह से उसके जीवन में किस प्रकार से आसानियां आई, उसके बारे में। कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में जो प्रमुख संस्कृतियां हैं, जैसे आहाड़ संस्कृति, जिसका काल निर्धारण 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। ये उदयपुर राजस्थान में पनपी संस्कृति है। ये संस्कृति एक ताम्रकालीन संस्कृति है। यहाँ ताम्र भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। इस संस्कृति का विस्तार आपके उदयपुर राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। इसी प्रकार कायथा संस्कृति जो मध्य प्रदेश राज्य में थी, इसका कालक्रम 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास है। मालवा संस्कृति भी कायथा संस्कृति के समकालीन संस्कृति मानी जाती है, जिसका काल निर्धारण 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास है। इसी प्रकार रंगपुर काठियावाड़ गुजरात की संस्कृति 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास की संस्कृतियां हैं। जारवे संस्कृति, जिसका कालक्रम 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, इसका उद्गम महाराष्ट्र में हुआ। कुछ अन्य संस्कृतियों की बात करें अपन, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, तो गिलुंड जो आहाड़ संस्कृति का ही एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो राजसमंद में है। इसी प्रकार गणेश्वर सभ्यता जो नीमका थाना में कांडली नदी, कई जगह कांतली भी कहा जाता है, उस नदी के किनारे बसी संस्कृति है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तांबे का उत्पादन केंद्र था। और जब अपन अगले चैप्टर में हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, उसमें जो हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख आयातित वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि तांबा का जो आयात किया जाता था वो इस गणेश्वर सभ्यता से ही किया जाता था। इसी प्रकार अपन देखें तो ये कायथा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में है, दक्षिण भारत में देखें तो मद्रास चेन्नई संस्कृति, ये प्रमुख संस्कृतियां हैं। जैसे जारवे संस्कृति, देमाबाद जहां से हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल के भी साक्ष्य मिले हैं, और ये हड़प्पा कालीन संस्कृति का दक्षिणतम उत्खनन स्थल है जो मध्य प्रदेश में है। नासिक से भी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार से जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, उन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का विस्तार लगभग संपूर्ण भारत में था। अब जब अपन अगले लेसन में अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, उस सभ्यता के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार मनुष्य ने तांबे के साथ साथ तांबे के स्थान पर कांसे का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इनका जो कालक्रम है, इसका पता कैसे चला कि ये कितने साल पुरानी है, कितने साल पुरानी नहीं है। तो इसका कालक्रम एक विशेष पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के माध्यम से किया जाता है। इसका विस्तार से वर्णन मैंने अगले चैप्टर में हड़प्पाकालीन सभ्यता के समय में किया है। फिर बात आती है कि इस सभ्यता और इन संस्कृतियों के उत्खनन का कार्य कौन करता है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में इन प्राचीन स्थलों के उत्खनन का कार्य किया जाता है। इसका भी वर्णन अगले चैप्टर में मैंने विस्तार से किया है कि इसकी स्थापना कब की गई, इसके कौन सी संस्कृति के उत्खनन के समय इसके महानिदेशक कौन थे, भारतीय स्वतंत्रता के समय इसके महानिदेशक कौन थे, और निदेशकों का रोल कितना हुआ करता था, इनकी भूमिका कितना हुआ करती थी, और
अपनी भूमिका के माध्यम से अपने निर्देशन में उन्होंने किन किन संस्कृतियों, किन किन पुरातात्विक स्थलों की खोज की, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें अपन ये भी जानेंगे कि इसमें से महत्वपूर्ण तथ्य कहाँ कहाँ से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उठाए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक एक संस्कृति, प्रत्येक एक चैप्टर भाग पूरा होने के बाद नीचे लिंक दिया जाएगा, उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में भी एक क्विज दी जाएगी आपको, ताकि विस्तार से आप उसके बारे में अध्ययन कर सकें और आने वाले प्रश्नों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।